स्टार्ट। पक्षपात रहित और पारदर्शी प्रशासन के साथ साथ मानवाधिकारों के प्रति प्रतिबद्धता ही किसी स्थिर व लोकतांत्रिक देश की नींव रख सकती है। पड़ोसी बांग्लादेश में स्थिति इसके ठीक विपरीत है। वहाँ हिंदुओं के खिलाफ हिंसा और बर्बरता की घटनाएं चरम पर पहुंच गई है। 18 दिन में ही 6 हिंदुओं की हत्या, उनके घरों व प्रतिष्ठानों पर हमले, मंदिरों में तोड़फोड़ और आम नागरिकों को निशाना बनाया जाना इस बात का संकेत है कि वहाँ अराजकता का माहौल है और कानून व्यवस्था ठप हो गई है। इससे न केवल बांग्लादेश में आंतरिक सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं, बल्कि वहां आने वाले चुनावों की निष्पक्षता को लेकर भी गहरा संदेह पैदा हो गया है। पैरा बांग्लादेश ही नहीं, पड़ोसी देश पाकिस्तान भी राजनीतिक रूप से अस्थिर रहता आया है। चुनाव लोकतंत्र की आत्मा होते हैं। ऐसी स्थिति में जब समाज का एक वर्ग भय के साए में जीने को मजबूर हो, तब निष्पक्ष मतदान की कल्पना भी नहीं की जा सकती। यदि लोग अपनी जान माल की सुरक्षा को लेकर आशंकित हैं, तो वे मतदान केंद्र तक पहुंचने का साहस नहीं कर पाएंगे। ऐसे में चुनाव केवल औपचारिकता बनकर रह जाएगी। यह स्थिति किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए खतरनाक संकेत है। चिंता की बात यह भी है कि फरवरी में प्रस्तावित चुनावों तक बांग्लादेश में हिंसक घटनाओं के ओर बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। साफ है कि यदि समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो यह स्थिति और विस्फोटक हो सकती है। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों और मानवाधिकार संगठनों की जिम्मेदारी बनती है कि वे समुचित दखल देकर सक्रिय भूमिका निभाएं। ऐसी स्थिति में केवल कूटनीतिक बयान या औपचारिक चिंता पर्याप्त नहीं है। जरूरत इस बात की है कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों की देखरेख में वहां चुनाव का संपन्न कराए जाएं, ताकि सभी नागरिक भयमुक्त वातावरण में मतदान कर सके। इसी से लोकतंत्र पर भरोसा कायम रह सकेगा। अंतरिम सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी कानून व्यवस्था बहाल करना और दोषियों को सख्त सजा दिलाना होना चाहिए। हिंसा के मामलों में निष्पक्ष जांच, जवाबदेही और पीड़ितों को न्याय मिलना अनिवार्य है। यदि राजनीतिक दबावों या वैचारिक पक्षपात के चलते आप अपराधियों को संरक्षण मिलता है, तो यह संदेश जाएगा कि कानून कमजोर है और हिंसा को मौन समर्थन प्राप्त है। यह स्थिति समाज में और अधिक संतोष और अराजकता को जन्म दे सकती है। पैरा बांग्लादेश को यह समझना होगा कि विविधता उसकी ताकत है, कमजोरी नहीं। सामाजिक एकजुटता, संवाद और पारस्परिक सम्मान ही लंबे समय तक शांति स्थापित कर सकते हैं। आज बांग्लादेश एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। यदि लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा नहीं की गई तो आने वाली पीढ़ियां इसकी कीमत चुकाएंगी। पैरा
मौर्य एवं गुप्त वंश का काल प्राकृतिक और सांस्कृतिक समृद्धि के कारण स्वर्ण युग कहलाया। इस समय भारत वैश्विक व्यापार का प्रमुख केंद्र था। प्राचीन साहित्य में देश की आर्थिक आकर्षण क्षमता व समृद्धि की गौरव गाथाएं भरी पड़ी हैं। विडंबना यह है कि स्वतंत्रता के समय भारत अपनी सबसे कमजोर आर्थिक स्थिति में था। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन और उससे पहले संपदा लोलुप आक्रमणों के बाद देश एक नाजुक कृषि प्रधान और कम विकास दर वाली अर्थव्यवस्था बनकर रह गया था। उस समय भारत की जीडीपी मात्र लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए से कुछ अधिक थी। सदियों के शोषण ने देश को जर्जर कर दिया था, फिर भी राष्ट्र की अंतर्निहित शक्ति ने भारत को पुनः विश्व की सशक्त अर्थव्यवस्थाओं की पंक्ति में ला खड़ा किया। पैरा वर्ष 2025 के अंत में भारत सरकार ने घोषणा की कि देश जापान को पीछे छोड़ते हुए विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार अब 4.19 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर अर्थात लगभग 380 लाख करोड़ रुपए हो चुका है। यह उपलब्धि कठोर सुधारों, सशक्त नेतृत्व और भारत को उसकी मूल गौरवपूर्ण स्थिति तक पहुंचाने के दृढ़ संकल्प का प्रारंभिक संकेत है। आने वाले 2-3 वर्षों में भारत के तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की उम्मीद है। यह उपलब्धि तेज आर्थिक वृद्धि, विश्व के तीसरे सबसे बड़े बाजार और विशाल क्रय शक्ति से प्रेरित है, जो बड़े श्रम बल और बढ़ते मध्यम वर्ग से आती है। क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर भारत पहले से ही विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय के मामले में वह अभी काफ़ी पीछे है, जो करीब 2900 अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 2.6 लाख रुपए वार्षिक आंकी जाती है। देश में अमीर और गरीब के बीच आय की यह खाई गंभीर चुनौती है। एक बड़ी चुनौती आरबीआई की उस चेतावनी से उभरती है जिसमें महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे बड़े राज्यों पर बढ़ते वित्तीय दबाव की ओर ध्यान दिलाया गया है। लोक लुभावन योजनाओं, पेंशन व सब्सिडी, वेतन, ब्याज और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण का बोझ लगातार बढ़ रहा है। कुछ राज्यों को तो ब्याज चुकाने के लिए भी कर्ज लेना पड़ रहा है। पैरा सकारात्मक पहलू यह है कि 2025 के अंत में जारी आरबीआई की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट ने अर्थव्यवस्था को लचीला और बैंकों को मजबूत बताया है। मजबूत घरेलू मांग, नियंत्रित मुद्रास्फीति और कॉरपोरेट क्षेत्र की सुदृढ़ बैलेंस शीट के सहारे अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। अमेरिका भारत के प्रमुख व्यापारिक साझेदारों में शामिल है। हालांकि टैरिफ से जुड़े मुद्दे अभी लंबित हैं और भू राजनीतिक कारणों से चीन को लेकर भी हाल तक अनिश्चितता बनी रही। इन परिस्थितियों के बावजूद जुलाई-सितंबर 2025 की तिमाही में अर्थव्यवस्था
8.2% की दर से बढ़ी और पूरे वर्ष के लिए 8% से अधिक वृद्धि की उम्मीद जगी है। अर्नस्ट एंड यंग, गोल्डमैन सैक्स और वैश्विक विश्लेषकों का अनुमान है कि भारत आगे चलकर अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। हालांकि समय सीमा को लेकर मतभेद है। क्रय शक्ति के आधार पर यह अवधि 2030 से 2040 के बीच मानी जाती है, जबकि समग्र रूप से इसमें अभी कई दशक लग सकते हैं। पैरा, अगले वर्ष भारत स्वतंत्रता के 80 वर्ष पूरा करेगा। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि वैश्विक आर्थिक संस्थान और घरेलू शक्ति केंद्र 100 वर्षों की स्वतंत्रता पर भारत को किस रूप में देखते हैं।